जय हिंद साहब। आरंभ करें। तो पिछली कक्षा में हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में विस्तार से जाना। आज उसको लिखते हैं और लिखते लिखते और समझते हैं और उसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाओ व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण। देखिएगा भाई, व्याकरण शिक्षण, भाई व्याकरण शिक्षण करवाया क्यों जाता है? भाषा के मानक रूप को आप पहचान पाएं, भाषा की अशुद्धियों को निराकृत कर पाएं, भाषा के शुद्ध स्वरूप का आपको ज्ञान हो, इसीलिए क्या पढ़ाई जाती है? बोलो, व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो लिखिए, भाषा के शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने के लिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है भाई, ताकि आप भाषा के शुद्ध रूप को पहचान पाएं, इसके लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है? व्याकरण पढ़ना जरूरी है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा में व्याकरण शिक्षण के, भाषा में व्याकरण शिक्षण के स्थान को लेकर, भाषा में व्याकरण शिक्षण के स्थान को लेकर तीन मत प्रचलित है। तीन मत प्रचलित है। भाषा में व्याकरण शिक्षण के स्थान को लेकर तीन मत प्रचलित है। मतलब कि किसी भी भाषा के अध्यापन के दौरान या अध्ययन के दौरान व्याकरण की भूमिका क्या हो, व्याकरण का उसमें कितना स्थान हो, व्याकरण का कितना वेटेज हो, इसको निर्धारित करने वाले कितने सिद्धांत है भैया? तीन सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या पढ़ा था भैया? बोलो तो, व्याकरणा अतिरेक सिद्धांत। कौन सा? व्याकरण अतिरेक का संधि विच्छेद करो। व्याकरण का अतिरेक मानी ज्यादा, मतलब ज्यादा किसकी भूमिका हो भाई? इस सिद्धांत को मानने वालों का यह कहना है व्याकरण पढ़ने से अनुशासन आता है। व्याकरण पढ़ने से क्या आता है? व्याकरण अनुशासन स्थापना करवा। स्वाभाविक महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है? शब्दानुशासन कहा है। भाई आपको जितना व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा उतनी ही भाषा का आप शुद्ध रूप का प्रयोग करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इनका कहना है कि किसी भी भाषा को सीखना है तो क्या सिखाओ जी? व्याकरण सिखाओ। क्या सिखाओ? व्याकरण सिखाओ। ठीक है, लेकिन बाद में इसके विपक्ष में मत आ गए। विपक्ष में मत क्या आया कि भाई हमने मातृभाषा जब सीखी थी तो पहले व्याकरण पढ़ी थी या मातृभाषा सीखी थी? बिना व्याकरण की सहायता की सीख ली थी ना। अरे बिना व्याकरण की सहायता की सीखी थी ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि व्याकरण से ही कोई भाषा सीखी जा सकती है? भाई इस सिद्धांत ने क्या कहा? व्याकरण पर अधिक बल दो, व्याकरण से ही भाषा संभव है। तो उन्होंने कह दिया भैया मातृभाषा हमने सीखी तो व्याकरण थोड़ी ना पढ़ी थी। तो कुछ लोगों ने इसको क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो लिखो व्याकरण अतिरेक सिद्धांत। समझ लिया? एक पंक्ति में लिखवा दे, व्याकरण अतिरेक सिद्धांत। बिना व्याकरण पढ़ाए, अच्छा हाँ हेडिंग लगाओ ना, आराम आराम से चलो, कहां जल्दी है बताओ? किसने कहा जल्दी की? किसने? व्याकरण अतिरेक सिद्धांत। ठीक है? ये जगह कैसे बदली? अच्छा लिखो, लिखो बिना व्याकरण पढ़ाए, बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा की शिक्षा, बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा की शिक्षा संभव नहीं हो सकती। बिना व्याकरण पढ़ाए भाषा की शिक्षा संभव नहीं हो सकती। हो गई बात? इस एक पंक्ति से इसका पूरा मतलब आ गया कि पहले क्या पढ़नी होगी, तभी हम क्या सीख सकते हैं? भाषा। ये सिद्धांत ये कहता। फिर दूसरा सिद्धांत कौन सा आया?
बोलो तो। अव्याकृत सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत आया? ये क्या कह रहा है? बोलो। बिना व्याकरण के भाषा सीखी जा सकती है, क्योंकि हमने मातृभाषा श्रवण अनुकरण अभ्यास से सीखी है। तो बिना उस समय व्याकरण नहीं पढ़ी थे ना। अरे मतलब व्याकरण अतिरेक सिद्धांत का खंडन जिन बातों के आधार पर होता है, उन बातों के आधार पर अव्याकृत सिद्धांत का मंडन होता है। समझ में आ गई बात भैया? अव्याकृत सिद्धांत नाम से पता चल रहा है, अव्याकृत, व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत में यह भी कहा जा सकता कि बहुत से ऐसे लोग भी हुए हैं जो भाषा में इतने निपुण हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने विद्यालय का मुख तक नहीं देखा, कभी पढ़ने नहीं गए, उनको व्याकरण का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में वो निष्णात हुए हैं, निपुण हुए हैं, कुशल हुए हैं, दक्ष हुए हैं, पटु हुए हैं, प्रवीण हुए हैं। पर्यायवाची याद करने हैं, ठीक है। एडिंग लगाइए अव्याकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है। अनुगामी समझ गए कि पहले किसका जन्म हुआ है? भाषा के शुद्ध रूप को स्थापित करने के लिए व्याकरण आता है। व्याकरण से भाषा नहीं बनती, भाषा के मानक रूप को स्थापित करने के लिए कौन आता है? व्याकरण। तो व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है, ना कि आगे आगे चलता है। व्याकरण भाषा का अनुगामी है। भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ है। भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषा व्यवहार और अभ्यास से आती है। भाषा व्यवहार और अभ्यास से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं। भाषा व्यवहार और अभ्यास से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं। कोमा लगा के लिख दो, व्याकरण पढ़ने से नहीं। समझ आ गई बात? भाई इन्होंने क्या कह दिया कि अभ्यास करोगे, व्यवहार में भाषा का प्रयोग करोगे, तब व्याकरण भाषा सीख पाओगे। व्याकरण पढ़ने से भाषा नहीं सीखी। अरे किसको संधि सिखा दो, भाषा के प्रयोग में कुशल हो जाएगा क्या? नहीं होगा पागा। तो आगे लिखो, व्याकरण, अगली पंक्ति में लिखो, व्याकरण भाषा के नियमों व उपनियमों का, व्याकरण भाषा के नियमों व उपनियमों का संग्रह मात्र होता है। व्याकरण भाषा के नियमों व उपनियमों का संग्रह मात्र होता है, एवं इसका शिक्षण नीरस होता है। एवं इसका शिक्षण नीरस होता है। ठीक है। अगली पंक्ति में लिखिए, बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है, बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है, वह श्रवण अनुकरण व अभ्यास से सीखता है। श्रवण अनुकरण व अभ्यास से सीखता है। कोमा लगाओ, व्याकरण शिक्षण से नहीं। व्याकरण शिक्षण से नहीं। आ गई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं क्या?
कि बच्चा प्रारंभ में जो मातृभाषा सीखता है सुन करके, अनुकरण करके और अभ्यास से ही सीखता है, व्याकरण शिक्षण से थोड़ी सीखता है, नहीं। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? अव्याकृत सिद्धांत में इसका खंडन छिपा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा कौन सा था भैया? सहयोग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सहयोग सिद्धांत। सहयोग सिद्धांत ये क्या कहता है भाई? दोनों के बीच का मार्ग कहता है। ये कहता है कि ठीक बात है, अव्याकृत वाले ठीक कह रहे हैं कि आपको व्याकरण पढ़ना उतना जरूरी नहीं, लेकिन अव्याकृत वाले तो ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं उतना जरूरी तो नहीं है जितना व्याकरण अतिरेक कह रहा था, लेकिन जरूरी तो है। मतलब ये दोनों सिद्धांत अतिवादी सिद्धांत है। ये व्याकरण पे ही डिपेंडेंट है और ये व्याकरण को कंप्लीटली कैंसिल कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि बीच का मार्ग निकालो यार, ठीक है। भाषा पढ़ो, सीखो, लेकिन भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने के लिए व्याकरण की भी आवश्यकता होगी। संपूर्णतः व्याकरण शिक्षण को ही भाषा शिक्षण नहीं बनाना है, लेकिन भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण भी जरूरी है। शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की रचना, भाषा का गठन, वाक्यों के स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको क्या चाहिए? व्याकरण भी चाहिए। तो कौन सा मार्ग निकालो? बीच का सा मार्ग निकालो। हल्की हल्की व्याकरण भी पढ़ो यार, ऐसा कहा है इन्होंने? लिखो। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि व्याकरण के नियमों पर, इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि व्याकरण के नियमों पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण के नियमों पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि व्याकरण के नियमों पर विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु व्याकरण का सर्वथा बहिष्कार भी उचित नहीं है। किंतु व्याकरण का सर्वथा मतलब कंप्लीटली, किंतु व्याकरण का सर्वथा बहिष्कार भी उचित नहीं है। किंतु व्याकरण का सर्वथा बहिष्कार भी उचित नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति पे लिखो। क्योंकि, या इसी में लिख लो, क्योंकि भाषा के गठन, क्योंकि भाषा के गठन व रचना का, क्योंकि भाषा के गठन व रचना का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु, क्योंकि भाषा के गठन व रचना का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु व्याकरण का उचित प्रयोग आवश्यक है। व्याकरण का उचित प्रयोग आवश्यक है। एकदम सरल भाषा में लिखवा दिया कि भाई भाषा के गठन को जानकारी के लिए व्याकरण का उचित प्रयोग भी जरूरी है। भाई कंप्लीटली व्याकरण पर निर्भर तो नहीं रहना, लेकिन कंप्लीटली व्याकरण को छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, भाषा के ठीक ठाक गठन की जानकारी के लिए ठीक ठाक व्याकरण भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब लगाइए एक नोट कितने का? अरे 2000 का नहीं है, ये बहुत महंगा नोट है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद 2 से 2.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेता है, और एक प्रश्न उसके सिलेक्शन होने या न होने को निर्धारित करता है। ये नोट काम आए तो क्या पता कितने आ जाए। किसी भी नोट से मान लीजिए कोई प्रश्न बने और वो प्रश्न सही हो जाए और प्रभु सुन ले, कौन जाने, तो लगाओ नोट। मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन प्रदान करता हूं। ठीक है, लिखो नोट में। व्याकरण की शिक्षा। अरे ये प्रश्न कई बार आया,
इसलिए हमने इसमें नोट लगवा रहे हैं कि व्याकरण की शिक्षा कब से चालू करनी चाहिए। इसमें लेकर के लोग बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, कोई कहे क्या कहे, कोई क्या कहे, कोई क्या कहे। तो सुनो, कल भी कक्षा में हमने डिस्कस किया है। देखो, हमने 3 स्तर बांटे हैं, एक प्राथमिक स्तर, एक उच्च प्राथमिक स्तर 6th से चालू होगा, और एक माध्यमिक स्तर 9th से चालू होगा। प्राथमिक स्तर का बच्चा व्याकरण के नियमों को समझ सकता है क्या? उसको जरूरी है क्या पढ़ना? नहीं है। उसको शुद्ध भाषा की आदत डालो, उसको जो पुस्तकें पढ़ाओ अच्छी पढ़ाओ। पुस्तकें क्या पढ़ाओगे उसको? तो सामान्य वर्णमाला का इनका ज्ञान करवाओगे। हालांकि 5वीं तक आते आते पुस्तक पढ़ने लग जाता है बच्चा, तो उसमें व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध जो हो वही तो उच्चारण करो, वही उसको विषय वस्तु पढ़ाओ। तो व्याकरण की भूमिका क्या है? भाषा के शुद्ध रूप को निर्धारित करना। ठीक है, आपने पहले से ही उसको प्रयोग ही किसका करवाया है? शुद्ध रूप का करवाया है, तो अशुद्धि हुई नहीं, क्योंकि अलग से वो नियमों को नहीं पढ़ पाएगा। 6वीं कक्षा तक आते आते व्याकरण का आप व्यावहारिक ज्ञान दे सकते हो, छोटा मोटा ज्ञान दे सकते हो। ठीक है, लेकिन व्याकरण शास्त्र का स्वतंत्र अध्ययन, व्याकरण शास्त्र का स्वतंत्र अध्ययन आप माध्यमिक स्तर से आकर के आरंभ करोगे। अलग से व्याकरण पढ़ना आप किससे चालू कर सकते हो? बोलो, माध्यमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर तो शुद्ध भाषा का अनुकरण करने की आदत डालनी है। 6th तक आते आते छोटा मोटा जो आवश्यक ज्ञान है, व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देंगे। अलग से सब्जेक्ट नहीं चलाएंगे 6वीं से ही कि ये सब व्याकरण शास्त्र, लघु सिद्धांत, कौमुदी आपकी चल गई जी। ठीक है, 9th तक आते आते व्याकरण का आप व्याकरण शास्त्र को विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं। लिखिए, व्याकरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना उचित नहीं है। व्याकरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना उचित नहीं है। व्याकरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चों की मानसिक परिपक्वता, इतनी नहीं होती, क्योंकि उस समय बच्चों की मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं होती कि वे नियमों एवं परिभाषाओं की विवेचना कर सके, सही बात है भैया? अरे 5वीं तक का बच्चा व्याकरण के नियम समझ सकता है क्या? उनकी व्याख्याएं समझ सकता है क्या? नहीं। तो 5वीं तक आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? 5वीं तक शुद्ध भाषा का अनुकरण करने की आदत डालेंगे। ये कॉमन सेंस की सी बात है, गलत थोड़ी पढ़ाओगे, सही पढ़ाओगे ना? अरे सही पढ़ाशियो ने, हाँ तो पढ़ाजियो। ठीक है, अब अगली पंक्ति में लिखिए, कक्षा 6 से, हाँ जी, है सबको योग्यता पढ़ाने की होनी चाहिए। वैसे मैं ये कहता हूं कि जो छोटे बच्चों को जो पढ़ा लेता है ना, वो बड़े बच्चों को बहुत आसानी से ट्रीट कर लेता है। ये ध्यान देना। तो भले आप 9वीं 10वीं को पढ़ाने का अवसर मिले, भले 11वीं 12वीं का, भले 5वीं 8वीं का, एक बार 3री कक्षा के बच्चों को जरूर पढ़ाना है। ये ध्यान दीजिएगा। छोटे बच्चों को जो पढ़ाने में निपुण है वो किसी भी कक्षा को हैंडल कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, ये अनुभव है। अरे हमने हमारे गांव में एक अभियान चलाया था, प्रज्ञा जागरण अभियान। ठीक है, मैं जब ग्रेजुएशन 2nd ईयर में था तब हमने ये अभियान चलाया था। गांव के सरकारी विद्यालय में एक दिन मैं गया, मैंने देखा कि बच्चों की स्थिति बड़ी खराब है, तो बड़ी चिंता हुई। उस समय वहां के गुरुजनों का हमारे प्रति बड़ा स्नेह है, तो मैंने कहा गुरुजी इन बच्चों को हम थोड़ा सा तैयार करते हैं। ठीक है, तो मेरे 2 मित्र और थे, एक खान साहब थे, एक अनुराग था। हम तीनों ने मिल करके, पहले तो मैं 8-10 दिन तो ऐसे ही गया, पढ़ाने जाता था। कभी 8वीं को पढ़ाता, कभी 7वीं को। भाई पढ़ करके थक जाते तो स्कूल चले जाते। फिर हमने एक डिजाइन तैयार की, 100 दिन इन बच्चों को पढ़ाएंगे हम स्कूल टाइम के अलावा अपने हिसाब से। 8वीं तक के बच्चों को 3 भागों में बांटा, ABC, मानसिक स्तर के अनुरूप। ठीक है, फिर उनको कॉमन 100 दिन तक हमने एक भी छुट्टी नहीं की।
ठीक है। और अब स्कूल छूटने के बाद स्कूल में जितनी संख्या होती थी उससे अधिक बच्चे हमारे पास आते थे, ठीक है। और भी, और वो बड़ा अच्छा, हम बड़ा जोश आता था, आनंद आता था, ठीक है। उनकी प्रार्थना वगैरह करवाते, ठीक है। और फिर हाँ, और उसको नाम दिया कार्यक्रम को हमने प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा जागरण, बुद्धि का जागरण। बाद में ये हमारे जीवन की एक मुहिम सी बनी। फिर हमने इसमें कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम, दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम, कई कार्यक्रम चलाए हमने। हम वैसे जुनूनी आदमी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमने कार्यक्रम करवाया, कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग आए आशीर्वाद देने के लिए, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो बच्चे हमसे बड़ा स्नेह करते थे। आज जहां कुछ है उन बच्चों की दुआओं की बदौलत है, ये मैं स्वीकार करता हूं सार्वजनिक तौर पे। आज भी जब गांव में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है ना ध्वजारोहण, स्कूल हमें ये प्यार करती है, बच्चे गांव वाले सम्मान देते हैं, तो उन बच्चों के जो भाव होते हैं ना, जो उस समय जो तीसरी में थे, आज वो अच्छी स्थिति में है। कोई 8वीं तक पहुंचा होगा, कोई 9वीं 10वीं तक पहुंचा होगा, ठीक है भाई। 8वीं वाले थोड़े आगे पहुंच गए होंगे, ठीक है, लेकिन वहां एक आत्मीयता की अनुभूति होती है और वो बच्चे इंतजार करते हैं उस दिन का। इसलिए हम कभी भी गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस को हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रखते बाहर का, गांव ही जाते हैं, गांव ही। जैसे हमारा सीकर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 10,000 बच्चों का, ठीक है, लेकिन वो भी 25 जनवरी को रखवाया हमने। मैंने 26 को हम नहीं आएंगे, 26 को तो उस निश्चल स्नेह की पूंजी को लूटने जाएंगे, ठीक है। बाजार, ये धन से बड़ी पूंजी है वो, ठीक है। तो मैंने देखा तीसरी के कक्षा के बच्चों को पढ़ाना, अठीना भैया कै कबूतर लिखी एक आनंद आता है उसमें, लिखो भैया, ठीक है। कक्षा 6 से, अगली पंक्ति में लिखिए, कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण प्रारंभ करने का विचार, कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण प्रारंभ करने का विचार अधिकांश विशेषज्ञों का है। कक्षा 6 से व्याकरण शिक्षण प्रारंभ करने का विचार अधिकांश विशेषज्ञों का है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा का शुद्ध प्रयोग, प्राथमिक स्तर पर भाषा का शुद्ध प्रयोग और प्राथमिक स्तर पर भाषा का शुद्ध प्रयोग और अभ्यास कराना ही उचित है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का शुद्ध प्रयोग और अभ्यास कराना ही उचित है। आ गई बात भैया। व्याकरण शिक्षण कब से चालू करोगे? 6वीं कक्षा से चालू करोगे। प्राथमिक स्तर तक क्या? शुद्ध भाषा का प्रयोग और अभ्यास। अगली पंक्ति में लिखिए, लेकिन व्याकरण शिक्षण का स्वतंत्र कार्य, लेकिन व्याकरण शिक्षण का स्वतंत्र कार्य माध्यमिक स्तर पर ही होना चाहिए। लेकिन व्याकरण शिक्षण का स्वतंत्र कार्य माध्यमिक स्तर पर ही होना चाहिए। हो गई बात भैया? तीनों बातें आ गई क्या? कि प्राथमिक स्तर पर क्या करोगे? शुद्ध भाषा का प्रयोग और अभ्यास करवाओगे। 6वीं कक्षा से व्याकरण पढ़ाना चालू कर दोगे और स्वतंत्र रूप से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा कहां देना चालू कर दोगे? माध्यमिक से। 9वीं से माध्यमिक इस तरह चालू हो जाता, 9वीं 10वीं वाला, ठीक है। अब लिखो व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियां, आगमन विधि, प्रयोग विधि और सहयोग विधि। निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। एक आगमन निगमन विधि,
हाँ उतारना ही है तो भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृत विधि भी कहते हैं। हो गया भैया। आगमन विधि को दो भागों में बांट तो प्रयोग विधि, सहयोग विधि, निगमन विधि के दो रूप, पाठ्य पुस्तक विधि, सूत्र विधि, फिर आगमन और निगमन का मिला जुला स्वरूप, और फिर चौथे नंबर पे लिखो भाषा संसर्ग विधि, जिसको क्या कहते हैं, अव्याकृत विधि। बढ़ जाए आगे, हेडिंग बनाओ, आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर पे अपन सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या होगा भैया, इसमें पुनः स्मरण कीजिए क्या होगा भाई। पहले क्या देंगे, अरे बोलो, उदाहरणों की क्या होगी, तुलना व संबंध, फिर उससे क्या निकलेगा, और निष्कर्ष का पुनः क्या होगा, प्रयोग व अभ्यास। इन 4 सोपानों में ये विधि आगे बढ़ती है। तो लिखो प्रयोग विधि, समझी हुई है पिछली कक्षा में, लिखते लिखते चलते हैं। लिखिए, ऐसी शिक्षण पद्धति या इस शिक्षण पद्धति में, ऐसे लिखो, इस शिक्षण पद्धति में, इस शिक्षण पद्धति में उदाहरणों की सहायता से, इस शिक्षण पद्धति में उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम, उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र, उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, या सूत्र की स्थापना की जाती है। इस शिक्षण पद्धति में उदाहरणों की सहायता से किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, और जब नियम की स्थापना हो गई तो बाद में उसका प्रयोग करके उसकी पुष्टि की जाती है कि वो सही है या नहीं है। तो अगली पंक्ति में फिर लिखिए, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत स्थापित सूत्र, इसके अंतर्गत स्थापित सूत्र, नियम, कोमा लगा के लिखना, नियम या सिद्धांत, इसके अंतर्गत स्थापित सूत्र, नियम या सिद्धांत की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से अन्य उदाहरण देकर, की सहायता से अन्य उदाहरण देकर उसकी सत्यता को सिद्ध किया जाता है। अन्य उदाहरण देकर उसकी सत्यता को सिद्ध किया जाता है। इसकी सत्यता को, उसकी सत्यता को सिद्ध किया जाता है। भाई मैंने दोनों बातें लिखा दी। उदाहरणों की सहायता से किसकी स्थापना करोगे, सिद्धांत की स्थापना करोगे, और फिर अन्य उदाहरणों में सिद्धांत का प्रयोग करके उसकी सत्यता को परखोगे, यही तो होगा। तो लिखिए सोपान या चरण, सोपान या चरण। तो लिखिए, इसके निम्न 4 चरण होते हैं, उदाहरण, तुलना, नियम या निष्कर्ष, और चौथा लिखो प्रयोग या अभ्यास। प्रयोग या अभ्यास।
प्रयोग या अभ्यास। अब इनमें एक एक लाइन लिखवाने की जरूरत थोड़ी है, इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें उदाहरणों में तुलना की जाती है, तुलना से नियम की स्थापना होती, फिर नियम का क्या किया जाता है, प्रयोग। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी, प्रयोग विधि। कौन सी विधि हो गई, प्रयोग विधि। दूसरी कौन सी है, सहयोग विधि। लिखिए, सहयोग प्रणाली। दूसरी लिखिए सहयोग प्रणाली। किसे कहेंगे सहयोग प्रणाली, बताऊं? अरे बताओ, पिछली कक्षा में हमने समझा है सहयोग किसे कहेंगे। आप गद्य पढ़ा रहे हैं, आप रचना शिक्षण पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपने किसको आधार बनाया, किसी वाक्य को आधार बनाया, और वाक्य में से ही शब्दों की रचना समझा दी, वाक्य का स्ट्रक्चर समझा दिया, कोई समास संधि का पद आए तो उसको समझा दिया। मतलब गद्य शिक्षण करवाते समय आपको व्याकरण पढ़ाने के बहुत से अवसर आ जाते हैं, ठीक है। वहीं हाथों हाथ ही आप व्याकरण पढ़ाते हुए आगे बढ़ गए, वो कौन सी विधि हो गई, सहयोग। और इसको समवाय विधि भी कह सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, समवाय भी कह सकते हैं। लेकिन इससे व्याकरण का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। अरे बीच में कभी क्या आ जाएगा, कभी क्या आ जाएगा, ठीक है। एक दोष भी हम कह सकते हैं कि बीच में व्याकरण की चर्चा छेड़ दोगे तो पाठ का जो मुख्य भाव है ना वो उपेक्षित हो सकता है, क्योंकि चर्चा फिर कहां तक चली जाए आपके वश में नहीं होता है, ठीक है। और बीच बीच में व्याकरण की चर्चा करने से मुख्य जो पाठ चल रहा है उसका रसभंग भी होगा, कल हमने समझा है। लिखिए, सहयोग प्रणाली। सहयोग प्रणाली आगमन प्रणाली का ही एक रूप सहयोग प्रणाली है, आगमन प्रणाली का ही एक रूप सहयोग प्रणाली है। ठीक है, ये भी आगमन प्रणाली का स्वरूप है। हालांकि हम सामान्य तौर पे प्रयोग प्रणाली को ही आगमन प्रणाली मानते हैं। हमने माइंड में आज तक जो पढ़ा है उसके अनुसार अपन प्रयोग विधि को किस नाम से जानते हैं, और इनको अलग। जबकि आगमन में क्या जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगमन का कंसेप्ट केवल इतना ही है। अब हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ में को वाक्य आया तो वो वाक्य उदाहरण ही तो हुआ है। अब उसको आपने समझा करके नियम बताया, तो सिद्धांत तो वही हो गया ना, किधर, उदाहरण से नियम की ओर। भाई एक तो आपको हम अलग से वाक्य पढ़ा करके उदाहरण दे कि देखो ये ऐसा वाक्य, एक आपने भाषा में उस वाक्य के प्रयोग को देखा है, तो ज्यादा अच्छा तो वही होगा ना जो हम प्रयोग को देख रहे हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना ही क्या है, आगमन है। अगली पंक्ति में लिखिए, इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा, इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देना, इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देना आवश्यक नहीं है। इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से देना आवश्यक नहीं है, बल्कि गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण, बल्कि गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण के साथ ही, बल्कि गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण के साथ ही यथा प्रसंग, जैसा प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार यथा प्रसंग होती रहती है। बल्कि गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण के साथ ही यथा प्रसंग होती रहती है। अतः इसे समवाय विधि भी कहा जाता है, अतः इसे समवाय विधि भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? भाई आप कोई गद्य पढ़ा रहे हैं, आप कोई रचना में क्या होगा, कोई पत्र लेखन पढ़ा रहे हैं, निबंध लेखन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें वाक्य आएगा, वाक्य के अंदर शब्द भी आएंगे। तो वाक्य आएंगे, अलग अलग प्रकार के वाक्य आएंगे, कभी आपके निषेधार्थक आएंगे, कभी प्रश्नार्थक भी आएंगे, कभी साधारण होंगे, कभी मिश्र होंगे, कभी संयुक्त होंगे, कभी कर्तृ प्रधान होंगे, कभी कर्म प्रधान होंगे, कभी भाव प्रधान होंगे। तो आप साथ साथ उनकी चर्चा कर सकते हैं। और बच्चा
उसके उदाहरणों के प्रयोग को देख रहा भाषा के व्यावहारिक स्वरूप में। भाई एक तो हम यहां उदाहरण बताएं, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, और हमने कहा ये जी संकेतार्थक वाक्य है, तो ये तो केवल एक उदाहरण हुआ। और किसी भाषा के प्रवाह में, किसी गद्यांश में ये उदाहरण आया है तो ज्यादा सटीक तो ये वहां दिखेगा। देखो यहां इस कार्य की इस पर निर्भरता बताई जा रही है, इसलिए संकेतार्थक वाक्य है, वहां हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। और गद्य शिक्षण पढ़ाते समय भी आपको बहुत से अवसर मिलेंगे। रचना शिक्षण में अमूमन यहां अपन गद्य शिक्षण की ही बात कर रहे हैं। मैंने इसको एक नाम और दिया है, क्या? समवाय। क्या होता? समवाय कंसेप्ट का नाम है, एक तरीके का नाम है। पाठ पढ़ाते पढ़ाते समय भाषा के अंगों की विवेचना करना क्या कहलाता है? समवाय। तो यहां अपन पाठ पढ़ाते समय किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो ये समवाय विधि हो गई। और हम कविता पढ़ाते समय काव्य शास्त्र की चर्चा कर दें कि मान लीजिए हमने कोई छंद पढ़ाया, हमने तुरंत कह दिया जी इसमें मनहरण कवित्व है, देखो इसमें इतने इतने वर्ण होते हैं, उसको मनहरण कवित्व कहते हैं। और उसमें अलंकार आया, वही अलंकार की चर्चा कर दी। उसमें रस आया, उसकी रस की चर्चा कर दी। उसमें काव्य का कोई गुण आया, काव्य का कोई दोष आया, उसकी चर्चा कर दी। तो वो भी कौन सी विधि हो गई? वो पद्य शिक्षण है। और ये कौन सा शिक्षण है? व्याकरण शिक्षण। कौन सा शिक्षण है? अरे भाई वहां अपन काव्य पढ़ाते समय काव्य के अंगों की विवेचना करना भी समवाय है, तो गद्य पढ़ाते समय व्याकरण की चर्चा करना भी क्या है? समवाय। क्या है? समवाय। समवाय का मतलब क्या होता है कि समवाय के दो सिद्धांत होते हैं, एक तो होता क्षैतिज समवाय और एक होता लंबीय समवाय। कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ कोई दूसरा ही चल रहा है, उस पाठ को पढ़ाते पढ़ाते समय उससे रिलेटेड हिंदी के दूसरे टॉपिक समझा देना, एक तो ये होता है। एक आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में आपसे कोई भूगोल से जुड़ा हुआ चैप्टर आ गया तो आपने वहां भूगोल की चर्चा कर दी, एक वो भी समवाय होता। खैर ये अंत में देखेंगे, अभी इतना ही नहीं। अभी हम कौन सी प्रणाली देख रहे हैं? सहयोग प्रणाली। गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण करवाते समय जैसा मौका मिले, जैसा अवसर मिले, व्याकरण की चर्चा कर दो। ये कौन सी विधि हो गई? बोलो। इससे व्याकरण का व्यवस्थित ज्ञान मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? तो लिखो अगली पंक्ति में, सहयोग प्रणाली का दोष यह है कि सहयोग प्रणाली का दोष यह है कि व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती है। सहयोग प्रणाली का दोष यह है कि व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती है। विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती है। व्याकरण का छिटपुट, चलो ऐसे लिख लो, बिखरा हुआ ज्ञान ही प्राप्त होता है। व्याकरण का छिटपुट या बिखरा हुआ ज्ञान ही प्राप्त होता है। अरे छोटा मोटा, व्याकरण का बिखरा हुआ ज्ञान ही प्राप्त होता है। व्याकरण का बिखरा हुआ ज्ञान ही प्राप्त होता है। अरे व्यवस्थित ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। कभी कोई प्रत्यय की चर्चा चल गई, कभी कोई संयुक्त वाक्य की चर्चा चल गई, कभी कोई बहुरी समास की चर्चा चल गई, कभी किसी योग रूढ़ शब्द की चर्चा चल गई, और अलग से आप व्याकरण पढ़ते हो तो टॉपिक सब टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हो, ठीक है। लेकिन फायदा क्या? फायदा ये हुआ, बच्चे को व्याकरण नाम का कोई अलग से किताब चलता है ये उसके माथे में आएगा ही नहीं, वो अलग सब्जेक्ट नहीं समझेगा। भाषा पढ़ते पढ़ते साथ साथ व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान उसे हो जाएगा। तो लिखिए अगली पंक्ति में, यद्यपि इसकी विशेषता यह है कि व्याकरण पृथक विषय न होकर, पृथक नहीं होता, पृथक होता है। व्याकरण पृथक विषय न होकर, व्याकरण पृथक विषय न होकर भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही, भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी, हो गया बात। अब जैसे आपको एक बात पूछें क्या कि आगमन प्रणाली से पढ़ाते समय आप
आधार किसको बनाओगे? वाक्य को। किसको बनाएंगे? वाक्य से फिर उपवाक्य का ज्ञान, और उपवाक्य से फिर कहां जाओगे? शब्दों की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आप एक नोट लगाओ। आगमन प्रणाली में वाक्य, आगमन प्रणाली में व्याकरण शिक्षण का पहला आधार वाक्य है। अच्छा, पहले वाक्य लिख लिया क्या? कोई बात नहीं। आगमन प्रणाली में वाक्य व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है। ऐसे लिख लो, एक ही बात है। आगमन प्रणाली में भाषा आगमन प्रणाली में व्याकरण शिक्षण का पहला आधार वाक्य है। और वो पहले बोला वो बोलूं, आगमन प्रणाली में वाक्य व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है। ठीक है, जय हो ताकि इसमें पहले वाक्य, वाक्य से उपवाक्य और उपवाक्य से शब्द, इस ढंग से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। वाक्य, उपवाक्य, शब्द बना लो ये। आगमन प्रणाली से व्याकरण पढ़ाओगे तो आप आधार किसको बनाओगे? वाक्य को बनाएंगे। तो अब हम यहां ये कह सकते हैं कि वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि हो गई। तो आप इसी में लिख लीजिए, वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि। वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त, इतना सा लिख लो, वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त। ठीक है, अब लिखो आगमन प्रणाली के गुण। भाई ये दोनों आगमन ही थी, उसके दोनों के अलग अलग रूप देख ली हमने। आगमन प्रणाली के गुण बताओ, क्या गुण होंगे रे? ओ भाई और के गुण? उसी समय अधिक लगेगा। समय, ये गुण नहीं, ये दोष है। समय अधिक लगेगा, ये क्या है? दोष है। गुण क्या होगा? अरे ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा। अवबोधनात्मक क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। खोजी प्रवृत्ति का क्या होगा? विकास। इसी को कह सकते हैं अन्वेषण कौशल का क्या होगा? विकास। और ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। दोष क्या होगा? समय लगेगा ज्यादा, मेहनत लगेगी ज्यादा, केवल कुशल अध्यापक ही क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार आगमन प्रणाली से स्थापित सिद्धांत काम में नहीं आते अपवादों की स्थिति में। जैसे कल हमने समझाया था ना, प्रधन ऊड प्रौढ़ वृद्धि में चला गया, वहां क्या करेंगे? वहां गड़बड़ हो जाएगी। एक बार लिखो गुण। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। जहां रटना पड़े वो सब अमनोवैज्ञानिक, और जहां रटना नहीं पड़े वो सब मनोवैज्ञानिक। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। अगली पंक्ति में लिखिए, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, रटने का नहीं। बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, रटने का नहीं। अरे वो नई नई चीजों को खोजता है, जैसे आप खोजते हो ना। बालक में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, रटने का नहीं। अगली पंक्ति में लिखो, रुचि का विकास करती है। रुचि का विकास करती है। अरे मान लीजिए जन संधि पढ़ रहे, 10 उदाहरण सही हो गए तो एक कॉन्फिडेंस आता कि आगे और सही करें, एक रुचि बढ़ती है उसके अंदर। ठीक है, और केवल नियम उदाहरण शिक्षक बताता जाए, आप केवल उतारते जाओ तो अरुचि पैदा हो जाएगी। अरे यार कितनी देर हो गई इको यणची करते हुए है। वरना नए नए शब्द आए, नारी धन ऐक्य, फिर उसमें 2-2 3 आपने तो 4-4 मात्राएं लगाई है। प्रभु आपकी तो बातें ही अनूठी है। अगली पंक्ति में लिखिए,
निम्न कक्षाओं में व्याकरण शिक्षण के लिए, निम्न कक्षाओं में व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि विशेष उपयोगी है। निम्न कक्षाओं में व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि विशेष उपयोगी है। ठीक है प्रभु। अब लिखो दोष। दोष क्या? समय लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। अब आप सोचो, आपके गुरुजी वही विधि प्रयोग में ले रहे हैं जिसमें समय भी अधिक लगा, परिश्रम। व्याकरण पढ़ते समय हमने यही काम में ली है। धन्यवाद बोलो। अब लिखो, समय एवं परिश्रम अधिक। समय एवं परिश्रम अधिक। समय व परिश्रम अधिक। अगली पंक्ति में लिखो, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं। अब मुझे दोष मत देना, यहां देख लेना भाई, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं। सही बात है भाई। भाई अपन मान लीजिए 20 दिन तक संधि पढ़े, वो संधि 2 दिन में पूरी हो सकती है निगमन के माध्यम से। 2 दिन में पूरी हो सकती है, तो 18 दिन बच गए। 18 दिन में आपका पाठ्यक्रम आगे जा सकता है, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं देगा यदि पाठ्यक्रम विलंब होता है तो। अगली पंक्ति में लिखिए, कुशल व प्रशिक्षित अध्यापक ही, हाँ देखो, कुशल व प्रशिक्षित अध्यापक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना। हाँ स्टार लगा ले। कुशल व प्रशिक्षित अध्यापक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। अरे कोष्टक में लिखेगा क्या? दिल पे लिख अपना नाम यार, क्या? कुशल व प्रशिक्षित अध्यापक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, कभी कभी नियमों में, कभी कभी नियमों में पूर्ण सत्यता नहीं होती। कभी कभी नियमों में पूर्ण सत्यता नहीं होती। जैसे प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, प्रधन ऊ है, प्रो है। अब मैं यहां 2 पंक्तियां नहीं भरवा रहा हूं, समझ जाओगे भाई। गुण की स्थिति होने के बावजूद भी कहां चला गया? वृद्धि में चला गया, तो ये यहां नियम सत्य साबित नहीं हो पाया। अब 2 लाइन भरने की वजह सीधा ही लिख लो, प्रधन ऊढ़ प्रौढ़, प्रधन ऊ है, प्रो है। सभी अपवाद ले सकते हैं अपन, अक्षधन उहीनी, अक्षोहिनी, स्वधन ईरिनी, स्वेरिणी है। ये भाई नियम तो ये था ए और ऊ का ओ होगा, लेकिन यहां औ हो गया, तो आपने जिस सिद्धांत की स्थापना की वो आपके काम यहां नहीं आया। ये इसका दोष है। ठीक है, अगला लिखो, इसी में लिखो, इसकी चलो 1 लाइन लिख ही लो। इसमें लिखो, ये लिखा ना जैसे जैसे, इसमें लिखो शब्द, यहां शब्दों का विच्छेद, यहां शब्दों का विच्छेद गुण संधि की तरह हुआ है। यहां शब्दों का विच्छेद गुण संधि की तरह हुआ है, लेकिन इनमें वृद्धि संधि मानी जाती है। लेकिन इनमें वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, अब लिखो, आगमन विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र। आगमन विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र क्या होगा? उदाहरण से बोलो, एक बार बोलना इधर लिखने से पहले। उदाहरण से, उदाहरण बड़ा होता है ना, कल तरीका देखा था, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण में क्या हुआ? हमें ज्ञात होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से बोलो प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। उदाहरण को विशिष्ट और नियम का सामान्यीकरण होता है। ये लिख लीजिए।
उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लिखे भगवान, लिखो लिखो लिखो। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण, मूर्त से अमूर्त और विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब लिखो, ये नहीं लिखा, लिख लिया तो लिखो परिभाषाएं। कई अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी है आगमन विधि की, जो दो चार अपन लिख लेते हैं, ध्यान रखना किसने क्या क्या कहा। ठीक है, लिखवा देता हूं, लिखवा दूं क्या? तो लिख लो। सबसे पहली परिभाषा दी है लिंडन महोदय ने, डेस लगा के इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखना, लिखना। यह विधि, लिंडन महोदय क्या कर रहे हैं, लिखिए, यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से, यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए, उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए, यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, विशेष रूप से उपयोगी है। यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिभाषा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें बालकों के सामने, इसमें बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर, इसमें बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकालने के लिए वो इसमें लिखा था, उसको काट दो। इसमें लिखा था ना सबसे पहले, हाँ, बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना। बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना आगमन विधि है। बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना आगमन विधि है। लिख लिए? समझ में आ गई परिभाषा? क्या कह रहे हैं लिंडन महोदय? पढ़ना एक बार परिभाषा को दोबारा, आप भी पढ़ना भाई। पहली बात तो ये विशेष उपयोगी है। करते क्या हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और निष्कर्ष निकालने के लिए किसको प्रेरित करते हैं? बोलो। तो छात्र खुद निष्कर्ष निकालेंगे तो उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, उनकी समझ बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से। ये किसने कहा? लिंडन महोदय ने। अब एक परिभाषा लिखो जो किसने दी? जोइसी महोदय ने। ये मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, पद्मावत वाले, ये ध्यान देना, जायसी नहीं, ये जोइसी है। लिखो आगमन, लिखो आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, उदाहरण कोई कहते हैं दृष्टांत, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को, सामान्य नियमों को
सामान्य नियमों को विधि पूर्वक, सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। आ गई बात? क्या है? पढ़ो एक बार जोशी ने क्या कहा, बोलो। विशेष उदाहरण देकर के सामान्य नियम विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये किसने कहा? जोशी महोदय ने। अब लिखो एक नाम और, यंग महोदय। अरे विद्वान का नाम क्या है? यंग, जवान आदमी है। देखो किसी विधि में, यंग महोदय क्या कहते हैं, किसी विधि में बालक, किसी विधि में बालक विभिन्न, किसी विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर, किसी विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष नियम, स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है, स्वयं किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। उसे आगमन विधि कहते हैं। स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। तो यहां उदाहरण को क्या कहा गया? स्थूल, स्थूल तथ्यों के आधार पर नियम तक पहुंच रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म। तो इन तीनों परिभाषाओं से एक निचोड़ आ रहा है। पहले उदाहरण दो, उदाहरण देकर के बच्चे से नियम की स्थापना करवाओ, वही क्या है? आगमन। क्या है महाराज? अरे कौन सी विधि? समझ में आयो? एक बार रिपीट करो वापस, याद होना चाहिए। हम क्या पढ़ना आरंभ कर रहे थे आज? ढंग से बोलो। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने के लिए क्या पढ़ाई जाती है? किसी भाषा में व्याकरण की भूमिका को स्थापित करने वाले कितने सिद्धांत हैं? पहला कौन सा है? ये क्या कहता है कि साहब व्याकरण पर बल दो, बिना व्याकरण भाषा का ज्ञान संभव है। तो दूसरा कौन आया? ये कहता कि व्याकरण मत पढ़ाओ, हमने मातृभाषा बिना व्याकरण के सीखी है, तो भाषा सीखी जा सकती है बिना व्याकरण के। ठीक है, श्रवण, अनुकरण और अभ्यास से भाषा सीखी जा सकती है, व्याकरण की कोई जरूरत है। तीसरा कौन सा आया? इसने क्या कहा? दोनों के बीच का मार्ग निकाला कि व्याकरण पे अधिक बल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वथा बहिष्कार भी उचित है। भाषा के सामान्य गठन का जानकारी देने के लिए व्याकरण पढ़ाना भी। तो बताओ कब से पढ़ाएं? प्राथमिक स्तर पे शुद्ध भाषा का अनुकरण करने की आदत डालेंगे, छठवीं कक्षा से व्याकरण का ज्ञान देना चालू कर देंगे, और स्वतंत्र व्याकरण शिक्षण कब से चालू होगा? माध्यमिक स्तर पर। कौन से स्तर पे? इसके लिए व्याकरण शिक्षण की हमने पहले कौन सी विधि देखी? कितने रूपों में चलती है? प्रयोग और प्रयोग में क्या होगा? पहले क्या देंगे? क्या देंगे? उदाहरणों की क्या करेंगे? तुलना। तुलना से क्या निकलवाएंगे? निष्कर्ष का पुनः क्या करेंगे? प्रयोग। कितने चरण हुए? दूसरी कौन सी है? कौन सी है? पाठ पढ़ाते पढ़ाते, किसका पाठ? गद्य या रचना का पाठ पढ़ाते समय वाक्य को आधार बना करके उपवाक्य और शब्दों की क्या देंगे? जानकारी। इससे व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन छिटपुट और बिखरा हुआ ज्ञान मिल ही जाएगा। और व्याकरण अलग से विषय है, ये बच्चे को बोध भी नहीं होगा। ठीक है, आगमन विधि के हमने किसकी चर्चा की? गुणों की चर्चा की।
गुण क्या है जी आगमन विधि के? समय क्या लगेगा? ज्यादा, ये तो दोष है। गुण क्या है? ज्ञान मिलेगा स्थायी, बच्चे की समझ विकसित होगी, उसमें खोजने की आदत विकसित होगी, रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, ठीक है। और दोष क्या हो गए? समय लगेगा ज्यादा, श्रम लगेगा ज्यादा, ठीक है। और कई बार सिद्धांत क्या हो जाते हैं? फेल। और इसका प्रयोग कुशल अध्यापक ही कर सकते हैं, और वो हर जगह मिले ये कोई जरूरी नहीं है। इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। ओके, जय हिंद।